Hello everyone. It's the 7th lecture of Indian Penal Code, and in this lecture we'll understand the rule of constructive liability. आज की क्लास में हम रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को समझेंगे. अबेटमेंट से इसका रिलेशन है सेक्शन 114. जब मैंने पनिशमेंट आपको बताया कि 114 में भी पनिशमेंट मिलती है और सेक्शन 109 में भी पनिशमेंट है जब ऑफेंस कमिट हो जाता है तो, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर हम 115 और 116 में जाते हैं. तो सेक्शन 114 सेक्शन 114 से इसका रिलेशन है. So let's begin with the class and understand the rule of constructive liability. Okay. See, rule of constructive liability. Rule of constructive liability. See, in CPC when I was teaching you constructive res judicata, then उस टाइम मैंने आपको बताया था. CPC जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है. सी व्हेन वी क्रिएट अ लीगल फिक्शन, जब हम एक लीगल फिक्शन क्रिएट करते हैं, शैल बी डीम्ड, इट शैल बी डीम्ड एज इफ, इस तरीके के टर्म्स का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. तो इसका मतलब है कि हम लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ये लाइबिलिटी एक्चुअल एक्सप्रेसली नहीं लिखी हुई है, बट हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक लीगल फिक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लाइबिलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक लाइबिलिटी को. लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी मतलब यू आर लाइबल टू द पनिशमेंट. यू आर लाइबल टू द पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट मिलेगी, यू आर लाइबल टू अ पनिशमेंट. एंड दिस लाइबिलिटी वी आर कंस्ट्रक्टिंग हियर, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं. इट शैल बी डीम्ड, ऐसा मान लिया जाएगा एज इफ, जैसे कि ऑफेंस आपने ही कमिट किया है. लीगल फिक्शन, एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाता है. तो यही बात हम आज की क्लास में, इसी रूल को हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. जब हम एक लाइबिलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइबिलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं है, बट हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं. उसी तरीके से हम एक लाइबिलिटी को कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ पे क्या है इसका सारा मतलब, इसको समझने की कोशिश करते हैं. सी, आईपीसी के अंदर देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स, देयर आर मेनी प्रोविजंस जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मिलेगी. एज इन सेक्शन 34 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है. और उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 114 को, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मिल जाता है. देखो, कॉमन इंटेंशन में अगर बोलूँ, आपको सबको पता होगा कि कॉमन इंटेंशन क्या होती है. सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, जब हम सेक्शन 34 को करेंगे, कॉमन इंटेंशन को करेंगे, बहुत डिटेल में जाके इसको समझेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. एक इंसान ने ऑफेंस कमिट किया, उसके साथ जो उसके साथी संगी थे, जो उस ऑफेंस को कमिट करने के में उसकी हेल्प करने के लिए गए हुए थे किसी तरीके से भी, तो वो भी लायबल हो जाते हैं. इवन दो उन्होंने ऑफेंस नहीं कमिट किया, उन्होंने किसी को नहीं मारा है, कुछ उन्होंने उस तरीके से लिटरली अगर बात करें तो उन्होंने नहीं किया, ऑफेंस किसी एक या दो ने किया है, लेकिन वो भी लायबल हैं. तो ये जो लायबिलिटी है हमने उन पे भी कंस्ट्रक्ट कर दी है, राइट. इसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ सेक्शन 149 की, जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, सी सेक्शन 149 इज कॉमन ऑब्जेक्ट एंड सेक्शन 34 इज कॉमन इंटेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जब हम इन पे जाएंगे तो हम इसको करेंगे अच्छे से. तो कॉमन ऑब्जेक्ट में भी इसी तरीके से बाकी लोगों को के ऊपर हम कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको लायबल बनाते हैं. ऐसा मानते हैं कि उन्होंने भी ये ऑफेंस कमिट किया है, या फिर उन्होंने ही ये ऑफेंस कमिट किया है. चाहे उन्होंने तीन लोग जाते हैं, किसी एक कॉमन इंटेंशन के साथ जाते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ जाते हैं कि आज हम इस इंसान को
जान से मार देंगे। ये एक कॉमन ऑब्जेक्ट है और एक कॉमन इंटेंशन का। मैं एग्जांपल ऐसे एक रफली बता रहा हूँ, जब हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से हम उसको डील करेंगे। बट अभी क्योंकि हम रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, ठीक है। अब 3 लोग गए हैं, इंटेंशन सेम है तीनों की, ऑब्जेक्ट सेम है तीनों का, लेकिन बाकी जो 2 हैं उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़े हैं उस इंसान के जिसको मारने गए हैं वो, और एक जो है तीनों में से जो एक है उसने उसको चाकू मारा है। अब उसके चाकू मारने से उसकी हत्या हुई है, राइट। दिस पर्सन हैज बीन किल्ड बाय द स्टैब ऑफ दिस नाइफ, राइट। सो देखा जाए तो मारा किसने, जिसने चाकू मारा है, बट स्टिल दीज टू पर्सन्स जो कि जिनकी इंटेंशन सेम है, इंटेंशन कॉमन है या ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे वो भी लायबल होंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी उन पे भी डाल रहे हैं। अभी उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा है, बट एक ने हाथ पकड़ा और एक बाहर वेट कर रहा है कि कोई आ ना जाए बीच में, है ना, हेल्प इसको बचाने के लिए ना आ जाए। तो दिस पर्सन हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वो भी लायबल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग द लायबिलिटी, राइट। सो यहाँ पे ये जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है ये सेक्शन 114 में भी है। सेक्शन 114 में भी रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था सेक्शन 114 में पनिशमेंट, जब मैं आपको समझा रहा था इन प्रीवियस क्लास, दैट पनिशमेंट, देखो पनिशमेंट इज गिवन इफ एन ऑफेंस, इफ द अबेटेड ऑफेंस, ये हम अबेटमेंट ही कर रहे हैं, अभी कोई दूसरा टॉपिक हमने नहीं शुरू किया है, कल की क्लास में भी हम अबेटमेंट ही करेंगे। तो अबेटमेंट में ही है, हम कंफ्यूज ना हो कि कोई नया टॉपिक ले लिया सर ने, नहीं, नया टॉपिक नहीं है, ये अबेटमेंट ही हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि पनिशमेंट इफ द अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड, जो ऑफेंस आपने अबेट किया है अगर वो कमिट हो जाता है, राइट, तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 109 और सेक्शन 114 में दी हुई है, राइट। इफ द अबेटेड ऑफेंस is committed, then the punishment is given under section 114 and section 109. And if the offense is not committed, the abated offense is not committed, अगर वो नहीं कमिट होता है तो मैंने बताया 115 और 116 में हम चले जाएंगे। तो हम इसको नहीं डील कर रहे हैं आज की क्लास में, हम डील करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे 114 और 109 को। मैंने फिर आपको उसी टाइम बताया दैट 114 और 109 में डिफरेंस क्या है। सी, लाइबली पनिशमेंट मिलेगी 114 114 में इफ द अबेटर इज प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस। जो अबेटर है, जो जिसने अबेटमेंट की है, द अक्यूज्ड अबेटर, इफ ही इज प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, देन द पनिशमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 114। तो उसको सेक्शन 114 सेक्शन 114 डील करता है पनिशमेंट के लिए। बट इफ ही इज एब्सेंट, अबेटमेंट तो किया है, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट हैज बीन कमिटेड, दोनों में अबेटमेंट हो रहा है, पनिशमेंट दोनों में है, लेकिन अगर अबेटर जिसने अबेटमेंट की है वो प्रेजेंट होता है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, तो सेक्शन 114 अप्लाई होगा। और अगर वो एब्सेंट है, वो नहीं है वहां पे प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, तो फिर सेक्शन 109 अप्लाई होगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब यहां पे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो पहले तो हम सेक्शन 114 की मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं, ताकि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए वो। देखो रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं सेक्शन 114 के रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले यहां से ही आपको पता चल जाता है दैट द ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, राइट, कमीशन
कमीशन ऑफ अबेटेड ऑफेंस। जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेटमेंट किया था वो ऑफेंस कमिट कर दिया उस पर्सन ने जिसको आपने अबेट किया था। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वो जो ऑफेंस कमिट किया है उस पर्सन ने वो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट किया है, राइट। कमीशन ये तो अबेटमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, द अबेटेड ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अबेटमेंट, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। तो ये यहां पे भी क्योंकि अबेटमेंट तो हो रहा है, कमीशन ऑफ ऑफेंस इन द influence or you can say consequence of abatement। मतलब उसने अबेटमेंट के इन्फ्लुएंस में आके उस ऑफेंस को कमिट किया है। थर्ड रिक्वायरमेंट आपको यहीं पे दिखाई दे जाएगी सेक्शन 114 की। ऑफेंस कमिट होना चाहिए, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट होना चाहिए, और सेक्शन 114 114 कहता है that the abater must be present at the spot। यही डिफरेंस है 109 और 114 में। 114 में अबेटर प्रेजेंट होता है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस एंड 109 में अबेटर इज एब्सेंट। अबेटमेंट तो हो चुका है, कमीशन ऑफ ऑफेंस भी है दोनों में। देखो कमीशन पनिशमेंट दोनों में है, कब? जब ऑफेंस कमिट हो गया है, अबेटेड ऑफेंस कमिट हो गया है। ठीक है, दोनों में कमीशन ऑफ ऑफेंस हो चुका है, अबेटमेंट हो चुका है। ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट द ऑफेंस हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड। 114 में जब जाएगा जब प्रेजेंट होगा अबेटर एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, जहां पे अबेटमेंट होने अबेटेड पर्सन ने ऑफेंस को कमिट किया है वहां पे अबेटर भी प्रेजेंट था, तो फिर सेक्शन 114 में चला जाएगा। और अगर प्रेजेंट नहीं था वो, देखो, तो फिर सेक्शन 109, ए ने बी को अबेट किया कि सी के घर में देखो चोरी करनी है, थेफ्ट करना है। ठीक है, अब अबेटमेंट हो गया है और इसने बी ने, जो कि अबेटेड पर्सन है, और ए क्या है? अबेटर है। ए इज एन अबेटर जो अबेटमेंट कर रहा है। बी को उसने अबेट किया कि तेरे को सी के घर में चोरी करनी है। नाउ बी कमिट्स द ऑफेंस, उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। तो जो अबेटेड ऑफेंस था वो उसने कमिट कर दिया बी ने इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट। अब अगर जो ये अबेटर है ये यहां पे प्रेजेंट होता, अगर ये प्रेजेंट होता यहां पे एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो सेक्शन 114 में ये पूरा का पूरा मैटर जाता। और अगर ये यहां पे प्रेजेंट नहीं है जब थेफ्ट उसने कमिट किया, जब ऑफेंस अबेटेड ऑफेंस उसने कमिट किया अबेटेड पर्सन ने, तो फिर सेक्शन 109 में जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, राइट। तो थर्ड रिक्वायरमेंट है सेक्शन 114 की, दैट द अबेटर मस्ट बी प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, है ना। द अबेटर must be present at the spot of the offense। अबेटेड ऑफेंस की बात हो रही है, राइट। ये प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि यही डिफरेंस है सेक्शन 109 और 114 के बीच में, 114 और 109 के बीच में। कमीशन ऑफ ऑफेंस दोनों में होता है, अबेटमेंट दोनों में है, कमीशन ऑफ ऑफेंस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट दोनों में है। डिफरेंस सिर्फ ये है 109 और 114 में कि 114 में प्रेजेंट होता है और 109 में एब्सेंट होता है अबेटर। ठीक है, अब यहां पे कॉमन इंटेंशन की जरूरत नहीं है, कॉमन इंटेंशन की जरूरत नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट में चाहिए होता है। आपको अभी वो समझने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पे आपसे आपको आ जाता है, किसी ने पूछ लिया, तो आप एटलीस्ट बता सको, राइट। कॉमन एक्टिव पार्टिसिपेशन की भी जरूरत नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो अबेटर यहाँ पे प्रेजेंट है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, ये जो अबेटर यहाँ पे प्रेजेंट है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस,
ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इस कमीशन ऑफ ऑफेंस में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी इसमें पार्टिसिपेट करे थेफ्ट करने में, ये ज़रूरी नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, जो कि 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट में ज़रूरी होता है। कॉमन इंटेंशन भी ज़रूरी नहीं है कि बी की और ए की कॉमन इंटेंशन हो, ये तो ये सारी चीज़ें हालांकि दीज आर ये यहाँ पे सेक्शन 114 में नहीं लिखी हुई है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 114 की। अब हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं, अबेटमेंट चल रहा था, बीच में एकदम से रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ले आए हैं, कॉमन इंटेंशन बता रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, सर के ऊपर से जा रहा है। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। पनिशमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन 109 और 114 में पनिशमेंट मिलती है जब ऑफेंस कमिट हो जाता है, राइट। 109 में अगर अबेटर एब्सेंट है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस तो 109 में चला जाएगा, और प्रेजेंट है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस तो 114 में आ जाएगा। देखो क्यों हम कर रहे हैं, सी वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आज की क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज देर इज़ वन प्रोविजन इन द इंडियन पीनल कोड, देर इज सेक्शन नंबर 75 विच डील्स अबाउट द एनहांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट। सेक्शन 75 जो है ऑफ आईपीसी वो एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट में इसमें है कि अगर आप प्रीवियसली कन्विक्ट हुए हो, इफ यू आर प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी। चैप्टर 12 कौन सा है? कॉइन्स, ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। चैप्टर नंबर 17 कौन सा है? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 17। तो अगर चैप्टर 12 का कोई ऑफेंस किया है आपने प्रीवियसली और आपको कन्विक्ट किया गया है, या चैप्टर 17 का जो कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इफ यू हैव कमिटेड एनी ऑफेंस ऑफ चैप्टर 12 चैप्टर 17 एंड यू हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, ठीक है, और आपको पहले प्रीवियसली अर्लियर राइट आपको कन्विक्ट किया गया हुआ है, ठीक है, और इस ऑफेंस का जो पनिशमेंट थी वो 3 years और अपवर्ड्स थी। अगर ऐसा है, ठीक है, प्रीवियसली यू बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड नाउ प्रेजेंटली अभी ये है दैट you've committed the offense of chapter 12 or chapter 17 of a similar term, 3 साल या 3 साल से ज्यादा का आपने ऑफेंस अभी कर दिया है एंड यू आर कन्विक्टेड, और आपको कन्विक्ट कर दिया गया है उस ऑफेंस के लिए। तो अगर ऐसा है कि आपको प्रीवियसली पहले आप एक ऐसा ऑफेंस कर चुके थे जो कि चैप्टर 12 या चैप्टर 17 का कोई ऑफेंस था जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से अधिक थी, और अभी फिर से पहले आप पनिशमेंट आपको मिल चुकी है, कन्विक्शन आपका हो चुका है, अभी फिर से प्रेजेंटली यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ चैप्टर 12 और चैप्टर 17, चैप्टर 12 या चैप्टर 17 का आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, इट्स ईदर 3 years और अपवर्ड्स, 3 years अपवर्ड्स, देन अभी जो ये ऑफेंस आपने किया है उसकी पनिशमेंट आपको एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी, वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी जो उस ऑफेंस के लिए लिखी हुई है। नो, यू विल गेट द पनिशमेंट एनहेंस्ड। सो अभी अगर आपको यहां पे कन्विक्ट किया जाएगा तो क्योंकि प्रीवियसली आपने चैप्टर 12 या चैप्टर 17 का ऑफेंस कमिट किया था, ठीक है, जिसकी 3 या 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट थी, तो अभी क्योंकि आपने वैसा ही कोई ऑफेंस कमिट किया है तो आपको अगर कन्विक्ट कर दिया गया है तो आपको उसकी अगर मान लीजिए 3 साल, मान लीजिए 5 साल उसकी पनिशमेंट है तो 5 साल नहीं मिलेगी, आपको एनहेंस्ड मिलेगी। क्या मिल सकती है? आपको लाइफ इंप्रिजन मिलेगी या फिर आपको 10 years ऑफ इंप्रिजन मिलेगी।
ठीक है, ये है एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट सेक्शन 75 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि सर ने सेक्शन 114 बताया, 109 बताया, अब एकदम से सेक्शन 75 बता रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर आज। देखो, एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट आप समझ गए कि आपने पहले कभी एक ऑफेंस कमिट किया जो कि चैप्टर 12 या चैप्टर 17 का ऑफेंस था। चैप्टर 12 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स है, चैप्टर 17 में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इन दो चैप्टर्स का कोई ऑफेंस आपने कमिट किया था पहले, आपको कन्विक्शन भी हो जाता है और उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट थी वो 3 साल या 3 साल से ज्यादा थी। ठीक है, अभी आप पे केस चल रहा था, आपने फिर दोबारा से कोई ऑफेंस कमिट कर दिया और ये ऑफेंस चैप्टर 12 या चैप्टर 17 का ही ऑफेंस है जो कि आपने अभी कमिट किया है और इसका ट्रायल चला और आपको कन्विक्ट कर दिया गया है। इसकी भी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा थी। तो अगर ऐसा है तो अब आपको जो पनिशमेंट मिलेगी इस ऑफेंस की, अगर आपको कन्विक्ट कर दिया है कोर्ट ने, तो वो पनिशमेंट एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी आपको, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा आपको या फिर आपको 10 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा। वो नहीं मिलेगी जो उस ऑफेंस की एक्चुअल पनिशमेंट है, नहीं। तो ये मैं इसलिए आपको बताया, मैंने आपको एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 75, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी हम कर रहे हैं और सेक्शन 114 में क्या होता है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस हुआ है एंड कमीशन ऑफ ऑफेंस हो गया, उसके बाद कमीशन ऑफ ऑफेंस हो गया है, कमीशन ऑफ अबेटेड ऑफेंस हो गया है एंड द अबेटर was present at the spot of the offense, और जो अबेटर था जिसने अबेटमेंट किया था वो प्रेजेंट भी था। ये सारी चीजें हो गई हैं, तो इसका मतलब है a legal fiction will be created here. The liability will be constructed upon the abettor, even though the abettor has not committed the offense, and it shall be deemed as if the abettor himself has committed that offense. मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये सारी देखो, अबेटमेंट में क्या होता है, अबेटमेंट में आप किसी को अबेट करते हो, किसी को प्रोवोक करते हो, ठीक है, और उससे ऑफेंस कमिट करवाते हो। अब वो ऑफेंस कमिट करे या ना करे, बट यू आर लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, राइट, यही होता है। बट यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस आपने किया, उस पर्सन ने उस ऑफेंस को कमिट भी कर दिया जिसको आपने अबेट किया था, और आप क्योंकि अबेटर हो, आपने अबेट किया उसको, आप वहां पे प्रेजेंट थे जब वो ऑफेंस कमिट किया, वहां पे आप प्रेजेंट थे। अगर ऐसा है तो ऐसा माना जाएगा कि ये ऑफेंस आपने भी किया है या फिर आपने ही किया है। इट शैल बी डीम्ड एज इफ you yourself have committed this offense. The abettor himself has committed this offense. It shall be deemed. एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर लिया जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी यहाँ पे बना दी जाएगी अबेटर के ऊपर कि ये अबेटर ने ही ऑफेंस किया है। जो अबेटेड पर्सन ने ऑफेंस किया उसकी तो लाइबिलिटी है ही है, उसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको भी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यू विल बी लाइबल फॉर दैट मेन ऑफेंस। 109 में क्या होता है, 109 में आप एब्सेंट हो, वहां पे द अबेटर इज एब्सेंट, तो पनिशमेंट कौन सी होती है, चार्ज कौन सा होता है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस होता है अंडर सेक्शन 109। लेकिन यहां पे क्या होगा 114 में, मान लीजिए थेफ्ट का, जैसे मैंने आप एग्जांपल लिया था, जैसे कि मैंने थेफ्ट का एग्जांपल लिया था, तो अगर थेफ्ट कमिट की है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट and the abetter was present, then the charge would be, or the offense would be, क्या होगा offense? This will be under section 114, read with section 379 of IPC. 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया गया और 379 में पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट है। सी पनिशमेंट
जिस सेक्शन में दी होती है वही हम चार्ज में मेंशन करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी वहां से आती है। सो ये जो सेक्शन 114 रीड विद सेक्शन 379 का चार्ज बनेगा, ना कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। दिस विल बी ए चार्ज, दिस विल बी एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ये थेफ्ट कमिट किया है आपने, ना कि अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट। अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट नहीं है ये, दिस इज नॉट एन अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, दिस इज the commission of theft. It shall be deemed that you have committed this offense. It shall be deemed that the abettor himself has committed the offense. ऐसा मान लिया जाएगा कि अबेटर ने खुद से ही ऑफेंस कमिट किया है। अब मैं फिर दोबारा से उसी बात पे आऊँगा कि ये सब चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अबेटर के ऊपर आ जाएगी, ऐसा मान लिया जाएगा कि अबेटर ने खुद से ऑफेंस कमिट किया है। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको उस ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी जो उसने इट शैल बी डीम्ड एज इफ ही हिमसेल्फ हैज कमिटेड द ऑफेंस, राइट। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस का चार्ज नहीं लगेगा, डायरेक्ट उसका चार्ज लगेगा अंडर सेक्शन 114 रीड विद सेक्शन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस व्हिच हैज बीन कमिटेड। ठीक है, मैं ये आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट का जो सेक्शन है, सेक्शन 75 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसमें जो प्रीवियस कन्विक्शन का जो प्रीवियस कन्विक्शन है, अगर आपने प्रीवियसली अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस किया था, राइट, और अभी आपने मान लीजिए आपने पहले अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट किया था, आपने एग्जांपल मैं इस तरीके से लेता हूं, देखो अगर ए ने बी को अबेट करके थेफ्ट अबेट किया, ठीक है, एंड इन दिस इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट बी ने थेफ्ट कमिट कर दिया। ए वॉज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, तो इसने ऑफेंस कौन सा किया है, ए ने, ए इज लायबल फॉर व्हाट ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट किया ना उसने, और ये क्या कौन से सेक्शन में आएगा, अंडर सेक्शन 109, दैट्स इट। अगर मान लीजिए प्रीवियसली पहले कभी उसने, ए ने अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट किया था इस तरीके से, ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस एंड ही वॉज लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, अंडर सेक्शन 109 का चार्ज बनेगा, राइट, एंड ही वॉज कन्विक्टेड, और उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, ही वॉज कन्विक्टेड। अब ये था प्रीवियसली, पहले कर चुका है। नाउ आज की डेट में प्रेजेंटली ए ने थेफ्ट कमिट कर दिया है, कोई अबेटमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट उसने चोरी करी है, उसी ने चोरी करी है। नाउ माय क्वेश्चन इज, विल ही गेट द एनहेंस्ड पनिशमेंट अंडर सेक्शन 75? क्या उसको अंडर सेक्शन 75 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो पनिशमेंट मिलेगी वो एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी? एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी उसको, क्या उसको एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी? तो उसका जो प्रीवियस ऑफेंस है, जो इसका ये प्रीवियस ऑफेंस है, ये वाला, ये जो इसका प्रीवियस ऑफेंस है, जो प्रीवियस कन्विक्शन है, क्या ये प्रीवियस कन्विक्शन थेफ्ट का कन्विक्शन है? नो, दिस इज नॉट अ कन्विक्शन अंडर चैप्टर 12 ऑफ चैप्टर 17. This is a conviction of, this is an offense of abatement of theft. This is not an offense of theft. ये थेफ्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट। उसने प्रीवियसली जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट है, और ये जो प्रेजेंट कन्विक्शन है यहाँ पे इसको कन्विक्ट कर दिया जाता है। ये जो प्रेजेंट कन्विक्शन है, ये जो प्रेजेंट ऑफेंस है, दिस इज ऑफ थेफ्ट। तो इस पे अब सेक्शन 75 अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज previous conviction for the purpose of section 75, previous conviction here is the abatement of theft and the present conviction is theft. अभी उसने theft किया, पहले उसने abatement of theft किया था, theft नहीं commit किया था। लेकिन अगर मैं सेम फैक्ट्स में रहता हूं और मैं ये कहता हूं यहां पे कि ये ए ने सारी चीजें सेम है, ए ने बी को अबेट किया
उसको थेफ्ट करने के लिए। अब यहाँ पे नॉट प्रेजेंट की जगह मैं कह देता हूं, मान लीजिए ए वॉज प्रेजेंट, ए यहां पे प्रेजेंट है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस। अब जो उस पे जो ऑफेंस उसको अगर उसको कन्विक्ट किया जाएगा, उस पे जो चार्ज लगेगा वो अबेटमेंट का नहीं लगेगा, बल्कि अंडर सेक्शन 114 रीड विद सेक्शन 379, मतलब थेफ्ट का चार्ज लगेगा। और अगर कन्विक्ट किया जाता है उसको तो ही विल बी कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट। इट शैल बी डीम्ड एज इफ ही हिमसेल्फ हैज कमिटेड द थेफ्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर प्रीवियसली उसने थेफ्ट कमिट किया था और उसने अभी प्रेजेंटली भी थेफ्ट कमिट किया है, तो इसका मतलब है अब उस पे सेक्शन 75 विल अप्लाई एंड ही विल बी लायबल फॉर द एनहेंस्ड पनिशमेंट। उसको एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी एज पर सेक्शन 75। इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। देखो, हल्का सा मैं इसमें एक जो छोटा सा डाउट आपको रह गया, मैं उसको भी क्लियर करना चाहता हूं। देखो, ए ने बी को अबेट किया, ठीक है, थेफ्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, सी के ड्वेलिंग हाउस में, सी के घर में। ठीक है, अब ये थेफ्ट तो कमिट किया बी ने, ठीक है, ये थेफ्ट कमिट किया बी ने, जो कि अबेटेड पर्सन है। अबेटेड पर्सन ही कमिट करता है अबेटमेंट में, ठीक है, बी। ए क्या है? अबेटर है, ठीक है। अब जब ए अबेटर है, अगर मान लीजिए यहां पे ए प्रेजेंट था जब बी ने यहां पे थेफ्ट कमिट किया, ए वॉज प्रेजेंट, तो ऐसा माना जाएगा कि ये ऑफेंस बी ने तो किया ही किया है। ये जो मेन ऑफेंस क्या है? थेफ्ट का, चोरी का। बी ने तो किया ही किया, उसको तो पनिशमेंट मिलेगी। बट ऐसा माना जाएगा कि ए ने भी ये मेन ऑफेंस किया है, ए हिमसेल्फ हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, तो इसको भी माना जाएगा कि इसने भी थेफ्ट कमिट किया, चाहे उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो या नहीं किया हो। दैट इज इररेलेवेंट हियर, दैट इज इमटेरियल हियर, उसको नहीं देखा जाएगा, दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर वो प्रेजेंट था वहां पे, अबेटर अगर प्रेजेंट था, then it shall be deemed as if he himself has committed the offense, or previous conviction for the purpose of section 75, the charge would be under section 114 read with section 379, जो main offense का charge है वो लगेगा, and it shall be deemed that the main offense, here in this example, the main offense of theft has been committed by the abettor himself, और सेक्शन 75 के हिसाब से जैसे एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलती है, तो प्रीवियस कन्विक्शन में अगर उस वो प्रेजेंट था, अबेटमेंट करने के बाद अबेटर प्रेजेंट था, और अगर 114 में उसका चार्ज लगा है रीड विद द मेन ऑफेंस, तो ऐसा माना जाएगा he himself has committed the offense, it shall be deemed he himself has committed the offense। तो मतलब उसने वो ऑफेंस कमिट प्रीवियसली किया था, अब उसने वैसा ही कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो अब उसके ऊपर सेक्शन 75 विल अप्लाई एंड ही विल गेट एनहेंस्ड पनिशमेंट। अब उसको एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी। अगर सेक्शन 109 में जाता मैटर, अगर वो एब्सेंट होता प्रीवियस कन्विक्शन, जो सेक्शन 75 बात करता है कि प्रीवियसली अगर आपने पहले कोई ऑफेंस कमिट किया है, आप कन्विक्ट हो गए हो, तो प्रीवियस कन्विक्शन की जो बात सेक्शन 75 करता है कि अगर आपने पहले आपने कोई ऑफेंस कमिट किया था और उसके लिए आपको प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, अभी अगर आपने वैसा ही कोई ऑफेंस किया है तो आपको एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने पहले 109 का ऑफेंस कमिट किया था, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट किया था, 109 में क्या होता है? अबेटमेंट आपने किया, अबेटेड पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया एंड यू वर नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस। आप प्रेजेंट नहीं थे, यू वर एब्सेंट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, एंड दैट इज व्हाई द ऑफेंस वुड बी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, नॉट द कमीशन ऑफ द मेन ऑफेंस। ठीक है, वो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस माना जाता है। और द चार्ज वुड बी अंडर सेक्शन 109। सेक्शन 109 में आपका मैटर जाएगा, 114 में नहीं जाएगा। 114 में कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है दैट बिकॉज यू वर प्रेजेंट irrespective of the fact whether you actively participated in the commission of the offense or not, whether you yourself have committed the offense or not, it shall be deemed as if you have
कमिटेड यू योरसेल्फ हैव कमिटेड द ऑफेंस, ऐसा मान लिया जाएगा, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी आपके ऊपर इंपोज कर दी जाएगी कि आपने भी ये ऑफेंस कमिट किया है या फिर आपने ही ये ऑफेंस कमिट किया है। जो अबेटर है, जिसने कमीशन किया है, उसको तो मिलेगी पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए, लेकिन आपको अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की नहीं मिलेगी, कमीशन ऑफ एक्चुअल ऑफेंस की आपको, मेन ऑफेंस की आपको पनिशमेंट मिलेगी। और अगर प्रीवियसली आपने ऐसे किया था और आपने फिर दोबारा से अगर सेम ऑफेंस या चैप्टर 12 या चैप्टर 17 का ऑफेंस कमिट किया है जिसकी की इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स या अपवर्ड्स हैं, तो फिर आपको एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी एज पर सेक्शन 75, राइट। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का, जिसमें कि आपने अबेटर के ऊपर लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट कर दी, आपने अबेटर के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर दी, एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर दिया, शैल बी डीम्ड एज इफ ही हिमसेल्फ हैज कमिटेड द ऑफेंस। ये चीजें आपने यहाँ पे कर दी हैं, इसलिए इसको रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बोला जाता है, सेक्शन 114। एक बार जब नोट से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जो थोड़ा सा और डाउट रह गया वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी देखो, अभी हम बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ अबेटर की। देखो, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर, एक्सक्यूज मी, कुछ और सेक्शंस डील कर ले, कुछ और सेक्शंस को समझ लेते हैं। देखो, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर इफ डिफरेंट एक्ट इज कमिटेड, different act or different offense is committed than the abated act or offense, abated than the abated act or offense। ठीक है, देखो, आपने अबेटमेंट किया किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए, ठीक है, बट जो अबेटेड पर्सन था जिसको आपने अबेट किया था, उसने वो एक्ट ना करके, वो ऑफेंस ना करके कोई दूसरा एक्ट, कोई दूसरा ऑफेंस कमिट कर दिया, तो आपकी क्या लाइबिलिटी होगी, अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी, वेदर ही विल बी लाइबल फॉर दैट ऑफेंस, वेदर ही विल बी लाइबल फॉर दैट एक्ट विच ही डिड नॉट अबेट, जिसके लिए उसने अबेट नहीं किया था। ये इसको डील करता है, इस सिचुएशन को डील करता है सेक्शन 111, सेक्शन 111, ठीक है। हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी लेंगे इसमें। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर इफ डिफरेंट इफेक्ट कॉज्ड then the effect intended by the abater। देखो, आपने जो अबेटमेंट किया था वो एक डिफरेंट इफेक्ट के लिए किया था, लेकिन कोई और ही इफेक्ट कॉज हो गया। आपने ए ने बी को अबेट किया था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए सी को। ए हैड अबेटेड बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू सी। ए ने अबेटमेंट किया, बी को अबेट किया, प्रोवोक किया उसको कि तू सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे। अब बी ने जब सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करे, उस ग्रीवियस हर्ट की वजह से सी की डेथ हो जाती है। तो यहां पे अबेटमेंट किया था ग्रीवियस हर्ट के लिए, इफेक्ट था ग्रीवियस हर्ट, लेकिन क्या इफेक्ट हो गया? डिफरेंट इफेक्ट हो गया। सी हैज डाइड। द डेथ ऑफ सी इज अ डिफरेंट इफेक्ट देन इंटेंडेड बाय द अबेटर। अबेटर ने ये तो नहीं अबेट किया था कि तो उसको जान से मार दे। अबेट तो किया था उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए, बट इफेक्ट चाहता था ग्रीवियस हर्ट, और इफेक्ट क्या हो गया? डिफरेंट इफेक्ट हो गया, उसकी डेथ हो जाती है। इसको डील करता है सेक्शन 113, सेक्शन 113। ठीक है, अब इन दो चीजों को हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो, मैंने एक बार ये चार्ट दोबारा से बना देता हूं। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर कहां पे?
इफ डिफरेंट एक्ट इज कॉज्ड, अगर डिफरेंट एक्ट इज कमिटेड, सॉरी, इफ डिफरेंट एक्ट इज कमिटेड, अगर डिफरेंट एक्ट कमिट हो जाता है, कर देता है अबेटेड पर्सन, तो इसमें हम जाएंगे सेक्शन 111 में। और अगर डिफरेंट इफेक्ट कॉज हो जाता है, डिफरेंट इफेक्ट कॉज्ड, तो इसको डील करेगा सेक्शन 113। देखो, तो इसमें लायबिलिटी अबेटर की क्या रहेगी? क्या अबेटर लायबल होगा? क्या अबेटर को माना जाएगा कि हाँ तू अभी भी लायबल है, मैंने तो अबेटमेंट किया था, एक्सक्यूज मी, मैंने तो अबेटमेंट किया था मान लीजिए रॉबरी के लिए, आई हैड अबेटेड फॉर रॉबरी, आई हैड अबेटेड दिस पर्सन फॉर रॉबरी, के तेरे को इसके घर में रॉबरी करनी है, राइट, बट उसने वहां पे जाके किसी की हत्या कर दी, तो क्या अबेटर लायबल है इसके लिए? The abater had abated a person for a robbery, for the offense of robbery, but the abated person, जिसको abate किया था, he is an abated person. This abated person has committed while he was committing robbery, जब वो robbery commit कर रहा था, then in that process he killed that person or he killed any person there in his house. उसने या तो उस पर्सन को जिसके घर में वो चोरी करने गया था या उसके किसी फैमिली मेंबर को की हत्या कर दी वहां पे। तो क्या अबेटर लायबल है इस ऑफेंस के लिए? क्योंकि उसने तो उसको रोबरी करने के लिए अबेट किया था, उसने वहां पे रोबरी जब वो कर रहा था तो रोबरी करते करते वहां पे हाथापाई हुई, लड़ाई हुई और उसने उस इंसान को मार दिया। तो क्या अबेटर की लायबिलिटी है इसमें? क्योंकि उसने तो अबेटमेंट किया था, वो कहेगा कि जी मैंने तो इसको, ठीक है, मैं, हाँ मेरी गलती है, मेरे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे को पनिशमेंट किसकी मिलेगी? मेरे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि मैंने इसको तो रोबरी करने के लिए भेजा था, मैंने थोड़ा ना इसको इस तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया था, जो भी जिस तरीके से इंस्टिगेट किया था, मैंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी, जो भी किया था मैंने रोबरी के लिए किया था, ना कि मैंने हत्या के लिए किया था। तो इसको सेक्शन 111 डील करता है। देखो, अबेटर विल बी लायबल इफ द डिफरेंट एक्ट इज द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, इफ इट इज probable consequence of the abatement. If the act, or you can say the different act, if the different act committed is probable consequence of abatement, अगर वो probable consequence है abatement की, तो फिर अबेटर लायबल होगा। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब होता है? प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का हिंदी में मतलब होता है संभावित परिणाम। संभावित परिणाम को बोलते हैं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। रोबरी के लिए आपने अबेटमेंट किया, तो रोबरी का जो संभावित परिणाम है, संभावित परिणाम का मतलब है द कॉन्सिक्वेंस which which a person could reasonably expect to result from an act, ठीक है, जो कि आप रीजनेबली एक्सपेक्ट कर लेते हो कि हाँ ये रिजल्ट इस एक्ट से हो सकता है, संभावित है, दिस इज वेरी प्रोबेबल, राइट। सो the reasonable result which a person could expect from an act is called probable consequence, मतलब संभावित परिणाम। देखो एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लेता हूं, इसको समझा ही देता हूं। देखो, A abated B to commit, एग्जाम्पल ले रहा हूं जो मैं बता चुका हूं आपको, A abated B to commit robbery in the dwelling house of C, ठीक है। ए ने बी को अबेट किया रॉबरी कमिट करने के लिए सी के ड्वेलिंग हाउस में, जहां पे सी रहता है उस घर में। नाउ व्हाइल बी वॉज कमिटिंग robbery
he caused death of C. Will A be liable for this? Liable for the murder of, or the death of, murder नहीं लिखते हैं, liable for the death of C. देखो, A ने B को अबेट किया कि तू C के घर में जाके रॉबरी कर, वो अबेटमेंट हो गया उसका, वो अब बी अबेटेड पर्सन है. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट और इन इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन ही वाज कमिटिंग रॉबरी इन सीज हाउस, जब वो सी के घर में रॉबरी कमिट कर रहा था तो झगड़ा हो, तो ऑब्वियसली आप किसी के घर में रॉबरी कमिट करने गए हैं, देन व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, क्या रीजनेबल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या हो सकता है उस टाइम, इसको बोलते हैं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस. यही आपको समझना है यहाँ पे. जब आपने एक ऑफेंस के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, संभावित परिणाम क्या होते हैं, आप किसी के घर में चोरी करने गए हैं, किसी के घर में आप रॉबरी करने गए हैं, तो संभावित परिणाम क्या क्या है, रीजनेबल, यू कैन से रीजनेबल उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. आप रॉबरी करने गए हो किसी के घर में, तो ऑब्वियसली this person or the members of that person, members of the family members of that person will object this, वो object करेंगे और हाथापाई होगी, स्कफल होगा, तो स्कफल इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस. झगड़ा होना, हाथापाई होना रॉबरी का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है. ठीक है, ये लाजमी है कि होगा ही होगा. कोई भी ऐसे अपने घर में, ठीक है जी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा घर है और यहाँ से कोई मेरे घर में रॉबरी करने आ गया, ठीक है मैं देखे जा रहा हूँ, वो रॉबरी करके चला गया, नहीं, ये रॉबरी नहीं होती. मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्वियसली उससे झगड़ा करूँगा, लड़ाई करूँगा, उसको रोकने की कोशिश करूँगा, उसको ऑब्जेक्ट करूँगा इस चीज़ के लिए, राइट. सो दिस स्कफल, लड़ाई झगड़ा इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉबरी. नाउ स्कफल का भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है. रॉबरी में अब स्कफल होगा तो स्कफल के बाद हाथापाई, लड़ाई हो रही है, तो ऑब्वियसली पूरे चांसेस है कि कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाए. ठीक है, कोई गहरी चोट लग जाए, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, somebody कैन बी डाइड एज वेल, किसी की कोई मर भी सकता है. तो यहां से हमें लिंक, वी कैन ड्रॉ अ लिंक दैट द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉबरी आर, द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉबरी आर scuffle and murder. And if the abated person has committed murder while he was doing robbery, then the abater will be liable for the murder as well. अगर उसने हत्या भी करी है, मर्डर किया है, तो वो उस जो अबेटर है, जिसने अबेटमेंट तो किया था रॉबरी के लिए, लेकिन क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, द मर्डर इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉबरी. अबेटेड ऑफेंस है रॉबरी, ठीक है, और उसका रॉबरी तो उसने करी या नहीं करी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अबेटमेंट आपने कर दिया रॉबरी के लिए, देन यू आर लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ रॉबरी, राइट. उसके बाद उस अबेटेड ऑफेंस का जो भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, अगर वो ऑफेंस होता है वहां पे, रॉबरी का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, संभावित परिणाम है कि स्कफल होगा, झगड़ा होगा, तो आप उसके लिए लायबल हैं. द अबेटर विल बी लायबल फॉर दैट स्कफल. और अगर मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है किसी की, ग्रीवियस हर्ट कोज हो जाता है, हर्ट कोज होता है, कुछ भी होता है, देन बिकॉज all these offenses, all these wrongs, these criminal acts are the probable consequences of the abated offense, robbery here in this example, then the abater will be liable for all these offenses which are probable consequences of the abated offense. ठीक है, जो कि इसके संभावित परिणाम हैं. अभी इसी एग्जाम्पल को मैं एक और तरीके से बताता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए. देखो, ए ने बी को अबेट किया रॉबरी के लिए. ए हैज अबेटेड बी टू कमिट रॉबरी इन सीज ड्वेलिंग हाउस, कि तू सी के घर में जाके रॉबरी कर. उसने उसको अबेट कर दिया बी को, ए ने. नाउ व्हाइल ही वाज कमिटिंग रॉबरी और व्हेन ही वेंट देयर, चाहे उसने रॉबरी करी या नहीं करी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ही वेंट देयर टू कमिट रॉबरी, अबेटर तो अब अबेटमेंट ऑफ रॉबरी के लिए तो वो लायबल है ही है. नाउ बी
went there to commit robbery but he committed rape of C. उसने C का रेप कर दिया या फिर C की फैमिली में कोई भी फीमेल मेंबर थी उसका रेप कमिट कर दिया. Now will the abettor A be liable for this different act, this different offense, which is here rape in this example? The answer is no, because the probable consequence of robbery is not rape. संभावित, अब रोबरी आप करने जा रहे हो तो उसका संभावित परिणाम जो है, उसका जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है वो रेप नहीं है. देन इफ इट इज नॉट ए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटेड ऑफेंस, देन द अबेटर विल नॉट बी लायबल. ठीक है, तो आपको यहां पे यही समझना है that the liability of abater if the different act is committed. उसने अबेटमेंट किया था रॉबरी के लिए, लेकिन उसने रॉबरी कमिट कर दी और रॉबरी भी कर दी और वहां पे किसी की हत्या भी कर दी, तो रॉबरी के भी लिए भी लायबल होगा अबेटर और हत्या के लिए भी लायबल होगा, मर्डर के लिए भी लायबल होगा, बिकॉज मर्डर इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉबरी. स्कफल झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, उसके लिए भी लायबल है, बिकॉज स्कफल इज ऑल्सो अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉबरी. लेकिन रॉबरी करने गया वो, वहां पे रॉबरी कमिट की या नहीं की, ठीक है, या फिर रॉबरी कमिट कर दी, कुछ भी आप ले सकते हो, बिकॉज दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज इमटेरियल कि उसने जो ऑफेंस अबेटेड ऑफेंस है वो कमिट किया कि नहीं किया. कमिट करे या ना करे, आपने अबेट कर दिया तो आप उसके अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए तो आप लायबल हो ही हो. ठीक है, तो अब वो वहां पे जाके किसी का रेप कमिट कर देता है, किसी का बलात्कार कर देता है, तो अबेटर इस डिफरेंट एक्ट के लिए लायबल है. हम देखेंगे कि क्या ये जो इसने डिफरेंट एक्ट या डिफरेंट ऑफेंस किया है, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है क्या अबेटेड ऑफेंस का. Rape is not a probable consequence of the abated offense which is robbery here in this example. Rape जो है वो robbery का या abated offense का probable consequence नहीं है, संभावित परिणाम नहीं है. आप robbery करने गए हैं, आप वहां पे झगड़ा कर सकते हो, झगड़ा होने की वहां पे संभावना है, वहां पे लड़ाई होने की जो संभावना है, वहां पे किसी का सर फूटने की संभावना है, किसी को ग्रीवियस हर्ट कोज होने की संभावना है, किसी की हत्या होने की संभावना है, बट rape is not a probable consequence of the abated offense here, then the abater will not be liable for rape. liable नहीं है. ठीक है, अब यहां पे जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे देखो, अब डिफरेंट इफेक्ट इज कोस्ट, सेक्शन 113 बात करता है डिफरेंट इफेक्ट इज कोस्ट. आपने ए ने अबेट किया बी को कि वो सी को ग्रीवियस हर्ट कोज कर दे, ग्रीवियस हर्ट. ठीक है, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए अबेट किया. अब उसने बी ने सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, लेकिन उस ग्रीवियस हर्ट से सी डाइड. ठीक है, अब इफेक्ट जो इंटेंडेड इफेक्ट था, ए ने जो अबेटमेंट किया था वो अबेटमेंट किया था इसके लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए, बट डिफरेंट इफेक्ट कॉज हो गया, उसकी तो मृत्यु हो जाती है, उसकी तो डेथ हो जाती है. देन क्या यहां पे अबेटर ए लायबल है उसकी डेथ के लिए. यहां पे देखो, यहां पे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की बात नहीं है, यहां पे बात आएगी नॉलेज की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे सेक्शन 113 जहां पे डिफरेंट इफेक्ट कोज होता है, देन इफ द अबेटर हैड द नॉलेज that this effect is likely to be caused, this different effect is likely to be caused, the abater knew this thing, then in that case the abater will be liable for that different effect. अगर अबेटर को, एग्जाम्पल में ए को अगर इल्म था, अगर उसको नॉलेज थी, उसको पता था कि अगर मैं इसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए कह रहा हूं, एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन देखा जाता है कि एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को क्या ये लगता है, देखो मैं किसी को अबेट करता हूं कि तू इसके सर में लोहे की रोड मार दे, इसके सर में ईंट मार दे, तो इसको चाकू मार दे, यहां पे ग्रीवियस हर्ट कोज करना है तेरे को, तो मुझे नॉलेज तो है ना कहीं
कि ये करने से उसकी वो मर भी सकता है। I have this knowledge. A reasonable, prudent person has this knowledge that if he is committing this particular act, तो उससे क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि अगर अबेटर को नॉलेज थी कि ये भी हो सकता है, this effect is likely to be caused, then the abater will be liable for the different effect। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सेक्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ अबेटर की बात करते हैं, सेक्शन 111 और 113, राइट। एक बार फटाफट से नोट्स पे चलते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये जो भी हमने कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा है और लाइबिलिटी ऑफ अबेटर जो हमने किया है सेक्शन 111 और 113 में। देखो, आज की क्लास में सबसे पहले हमने किया रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। नाउ कुछ केस लॉस लिए हैं, पुराने केस लॉस है, प्रिवी काउंसिल का एक है 1924 टू 1925 का, और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है 1956 का, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, प्रिवी काउंसिल का केस है ये, मथुरालाल आदि रेड्डी वर्सेस हैदराबाद 1956 सुप्रीम कोर्ट। इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी द अक्यूज्ड अबेटर concerned has not himself committed the offense, rather some other person has committed the offense। ये other person कौन होता है? abated person। abated person abatement में यही तो होता है, abater खुद से offense नहीं commit करता है, वो किसी और को abate करता है, किसी और को provoke करता है, instigate करता है, conspiracy करके उससे offense करवाता है, किसी को abate करता है, right। The accused concerned has not himself committed the offense, rather some other person has committed the offense, but the accused has such a connection with that other offender that his liability for the main offense will be created or constructed upon the liability of the main offender। तो उसका क्योंकि कनेक्शन इस तरीके से है मेन ऑफेंडर के साथ, अबेटेड पर्सन के साथ, कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो कंस्ट्रक्ट कर दी जाएगी मेन ऑफेंडर के साथ, अबेटेड पर्सन के साथ जिसने वो ऑफेंस खुद से कमिट किया है, उसकी लाइबिलिटी और अबेटर की लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट कर दी। अबेटर ने तो ऑफेंस किया है, उसने उसको तो ही इज डायरेक्टली लाइबल, बट उसकी लाइबिलिटी के साथ ही कंस्ट्रक्ट कर दी जाएगी अबेटर की भी लाइबिलिटी, बिकॉज ही इज कनेक्टेड इन सच ए वे विद द अबेटेड पर्सन। कि ये सच ए वे का क्या मतलब है? सच ए वे का मतलब यह है, कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे सेक्शन 114 में ही इज प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो यहाँ से कनेक्शन पता चलता है। तो अब कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी अबेटर की भी है और अबेटेड पर्सन ने तो किया ही है, वो तो लाइबल होगा ही होगा, राइट। फॉर द मेन ऑफेंस विल बी क्रिएटेड और कंस्ट्रक्टेड अपॉन द लाइबिलिटी ऑफ द मेन ऑफेंडर। मेन ऑफेंडर का मतलब है अबेटेड पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। दिस इज अबेटेड पर्सन, abated person, right, and hence he will also be, he मतलब abater, he मतलब abater, the abater will also be liable for the main offense। तो main offense abatement of offense के लिए नहीं liable होगा, main offense के लिए। अगर आपने theft के लिए abatement किया था और आप वहां पे present थे जब वो abated person theft commit कर रहा था, तो आप abater भी liable होगा theft के लिए, ना कि abatement of theft के लिए, right। It will be deemed as if, it will be deemed, जब मैं कहता हूँ it will be deemed तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, ऐसा माना जाएगा as if, जैसे कि he himself, he मतलब abater, he himself has committed the main offense, the abater himself has committed the main offense, it shall be deemed as if the abater himself has committed the main offense। ऐसा मान लिया जाएगा कि अबेटर ने खुद से वो मेन ऑफेंस कमिट किया है, ए ने बी को अबेट किया थेफ्ट करने के लिए, बी अबेटेड पर्सन है, ए अबेटर है। अब जब बी जो अबेटेड पर्सन है वो थेफ्ट कमिट कर रहा था, तो वहाँ पे ए भी प्रेजेंट था, अबेटर भी प्रेजेंट था। अब यहाँ पे ऐसा मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड एज इफ ए हिमसेल्फ हैज कमिटेड दिस द मेन ऑफेंस मीन्स द थेफ्ट, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, ऐसा मान लिया जाएगा कि ए ने भी चोरी करी है, थेफ्ट किया है, मेन ऑफेंस कमिट किया। देखो ये सारी कहानी मैंने आपको एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट को समझाने के लिए कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की कहानी समझाई है, क्योंकि मेंस में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस
आने के चांसेस होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, पेचीदा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। सी पनिशमेंट सेक्शन 109 114 में भी है, 15 16 में भी है, लेकिन हम इन दोनों की बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि कमीशन ऑफ ऑफेंस इन दोनों में है और यहाँ पे ही कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है सेक्शन 114 में। The implication of difference between section 109 and section 114 is particularly manifest in the cases of enhancement of sentence under section 75 of Indian Penal Code. If the accused has been presently convicted of theft and earlier मतलब previous conviction के बारे में बात करेंगे हम, and earlier he was convicted of abatement of theft under section 109, then it will not be a case of previous conviction for the purpose of section 75 IPC, as earlier he was not convicted of theft, rather for the abatement of theft. समझ में आ गया? अब क्या बोल रहे हैं? अगर देखो, अगर जो डिफरेंस हो दोनों में, सेक्शन 109 में और सेक्शन 114 में, वो डिफरेंस ही ये है कि जब हम एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट या एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, 75 आईपीसी में जब जाते हैं, उसको हम स्क्रूटिनाइज करते हैं, देन अगर अक्यूज ने प्रेजेंटली अभी अगर अक्यूज कन्विक्ट किया गया है थेफ्ट के लिए, राइट, एग्जाम्पल का ही यहाँ पे लिया हुआ है कि थेफ्ट एक ऑफेंस ले लिया है, चैप्टर 12 का या चैप्टर 17 का कोई भी ऑफेंस हो सकता है जिसकी की पनिशमेंट 3 years और अपवर्ड्स होनी चाहिए, वो ऑफेंस होना चाहिए, हमने थेफ्ट लिया है। प्रेजेंटली द अक्यूज्ड मतलब यहाँ पे अबेटर की बात हो रही है, द अक्यूज्ड प्रेजेंटली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट एंड अर्लियर, और पहले कभी प्रीवियसली ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, और पहले कभी वो अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की कन्विक्शन उसको हुई थी, उसको पनिशमेंट मिली थी 109 में। 109 का मतलब है that the abater was not present at the spot of the offense, and that is why he was convicted under section 109 for the offense of abatement of offense, not for the main offense. लेकिन then it will not be a case of previous conviction for the purpose of section 75. तो ये previous conviction नहीं माना जाएगा क्योंकि present offense है theft का और previous offense था abatement to theft, ठीक है। तो अबेटमेंट टू थेफ्ट एक अलग ऑफेंस है, वो चैप्टर 12 का या चैप्टर 17 का भी ऑफेंस नहीं है, और प्रेजेंट ऑफेंस थेफ्ट का ऑफेंस है, राइट। तो यहाँ पे एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए प्रीवियस कन्विक्शन में नहीं आएगा अबेटमेंट टू थेफ्ट। लेकिन अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ, थेफ्ट अंडर सेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 75 आईपीसी, एज अर्लियर ही वॉज नॉट कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, क्योंकि पहले वो थेफ्ट के लिए नहीं कन्विक्ट किया है, उसको अबेटमेंट फॉर थेफ्ट के लिए किया है, rather for the abatement of theft. But if he earlier had committed abatement of theft but was subsequently present on the spot also, then his matter would fall under section 114, read with section 379. अगर वो प्रेजेंट था, उसने अबेटमेंट टू थेफ्ट किया था, एंड ही वाज प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, देन हेंस ही विल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड थेफ्ट प्रीवियसली, और ऐसा माना जाएगा, ही विल बी डीम्ड, ऐसा माना जाएगा कि उसने पहले प्रीवियसली थेफ्ट कमिट किया था, ना कि अबेटमेंट टू थेफ्ट कमिट किया था फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 75, और प्रीवियस कन्विक्शन भी थेफ्ट का था, और ये वाला भी जो अभी प्रेजेंट है वो भी थेफ्ट है, तो मतलब 75 में एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस उसको मिलेगा। उसको 75 कहता है कि वो सज़ा नहीं मिलेगी जो उस ऑफेंस के लिए है, थेफ्ट के लिए है, बल्कि एनहेंस्ड मिलेगी, बढ़ के मिलेगी सज़ा, क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन भी उसका वैसा था और उसी ऑफेंस का था, और अभी भी उसने वही ऑफेंस कमिट किया है, दैट इज वाई। नाउ सेक्शन 111 लाइबिलिटी ऑफ अबेटर हम कर चुके हैं। व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, आपने अबेटमेंट किया था रॉबरी के लिए, और उसने कमिट कर दिया, रॉबरी भी कर दिया और मर्डर भी कर दी, या फिर रॉबरी नहीं करी, मर्डर कर दिया कमिट, तो डिफरेंट एक्ट कर दिया। आपने अबेटमेंट जिसके लिए किया था वो किया या ना किया वो डिफरेंट बात है, वो भी किया भी कर भी सकता है, रॉबरी भी कर दी, मर्डर भी कर दिया, डिफरेंट एक्ट है। रॉबरी नहीं करी, मर्डर कर दिया, अबेटमेंट रॉबरी के लिए हुआ था, मर्डर कर दिया, तो डिफरेंट एक्ट है, ठीक है। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन, तो अबेटर लायबल होगा उस एक्ट के लिए जो कि डिफरेंट एक्ट है।
इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट, और ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने उस डिफरेंट एक्ट के लिए भी अबेट किया था। प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो है यहाँ पे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो कहता है द एक्ट डन वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। ये जो एक्ट, जो डिफरेंट एक्ट हुई है, अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होगी, अगर संभावित परिणाम है, अगर दिस इज अ रीजनेबल रिजल्ट विच अ पर्सन कुड एक्सपेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और अंडर द इन्फ्लुएंस विद द एड और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी विच कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट। मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट में अगर किया है, ऑब्वियसली अबेटमेंट अगर किया है तो अबेटमेंट के बाद जो ऑफेंस कमिट होता है वो तो इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट ही होता है, एक्सक्यूज मी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट वो कमिट करने गया रॉबरी और वहां पे उसने कमिट कर दिया मर्डर, तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट ही तो कर रहा था उस ऑफेंस को, ठीक है। वहां पे गया, उन्होंने उसको रोका, हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, स्कफल हुआ, उसके बाद किसी की हत्या उसके हाथों से हो गई, तो ही विल बी, वो तो लायबल है ही, लेकिन जो अबेटर है जिसने अबेटमेंट किया था रॉबरी के लिए, वो अब मर्डर के लिए भी लायबल होगा, ठीक है। सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए अबेट्स बी टू कमिट रॉबरी इन द ड्वेलिंग हाउस ऑफ सी, एक्टिंग ऑन दिस बी while committing robbery, B while committing robbery in C's house also killed C, will A be liable also for the murder of C? क्या C के मर्डर के लिए भी लायबल होगा? The answer is yes, because the scuffle and the murder are the probable consequences of robbery. A will be liable for the abatement of murder of C as well as abatement of robbery under section 109 read with section 111, section 109 read with section 111, ये sections यहाँ पे लगेंगे। If B commits rape in the process of robbery, will he be liable for the abatement of rape? robbery के लिए अबेट किया था उसको, उसने वहां पे जाके रेप कमिट कर दिया, तो क्या अबेटर लायबल होगा रेप के लिए? The answer is no, because rape is not a probable consequence of robbery. अबेटेड ऑफेंस रॉबरी है और रॉबरी का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस रेप नहीं हो सकता है, संभावित परिणाम रेप नहीं है। लड़ाई झगड़ा या फिर दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, बट रेप नहीं है। सेक्शन 113, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है सेक्शन 111 में, और सेक्शन 113 में नॉलेज डिफरेंट इफेक्ट है। यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ अबेटर है यहाँ पे भी, फॉर एन इफेक्ट कोज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट, the effect caused is different from that intended by the abater. abater ने जो effect cause करने के लिए बोला था उससे different effect cause कर दिया है। when an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended। आपने बोला था, आपने अबेटमेंट किया था ग्रीवियस हर्ट कोज करने के लिए, अबेटेड पर्सन ने ग्रीवियस हर्ट तो कोज कर दिया, लेकिन उससे डिफरेंट इफेक्ट भी कोज हो गया, उससे उस ग्रीवियस हर्ट से उसकी डेथ हो जाती है। आप चाहते थे सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कोज हो। अब अगर आपको नॉलेज थी, अगर आपको ये जानकारी थी कि उस अबेटेड ऑफेंस के कमीशन होने से ये भी हो सकता है, ये डिफरेंट इफेक्ट कोज हो सकता है, तो आप लायबल होंगे। Right, by the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided, proviso क्या है, condition क्या है, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। अगर उसको knowledge थी कि जो act abate किया है तूने was likely to cause that effect, कि इससे पूरे chances हैं, पूरे चांसेस हैं कि ये भी हो सकता है, तो फिर अबेटर लायबल होगा। एक्ट इज सेम हेयर, नोट डिफरेंट एक्ट्स एज इन सेक्शन 111। सेक्शन 111 में डिफरेंट एक्ट्स होती हैं। आपने अबेटमेंट किया था रॉबरी के लिए, वो डिफरेंट एक्ट है। दूसरा उसने एक्ट डिफरेंट कर दी, उसने वहाँ पे मर्डर कोज कर दिया, वो एक डिफरेंट एक्ट है।
अबेटमेंट रॉबरी के लिए था, उसने रेप कोज कर दिया, तो डिफरेंट एक्ट्स हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल एक्ट है, आपने अबेटमेंट किया था थेफ्ट के लिए, उसके लिए ग्रीवियस हर्ट के लिए, ग्रीवियस हर्ट कोज कर दिया, लेकिन उससे एक डिफरेंट इफेक्ट कोज हो गया, ग्रीवियस हर्ट से उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इट्स अ डिफरेंट इफेक्ट। एक्ट सेम है, अलग अलग एक्ट्स नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ए causes grievous hurt to B and due to which B dies। ए ने ग्रीवियस हर्ट कोज कर दिया इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, देखो एम ने अबेट किया ए को कि तू बी को ग्रीवियस हर्ट कोज कर दे, उसका सर फाड़ दे। ठीक है, उसके सर में जाके तू ये इतना बड़ा पत्थर वहाँ पे पड़ा हुआ उसके घर के बाहर ही रहता है, वो पत्थर तूने उसके सर में मारना है और उसका सर तेरे को फाड़ना है। ये इतना गंदा आदमी है, इसने ये किया वो किया, उसको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया, उसको ऐसे भड़का दिया। अब ए इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अबेटमेंट कोज्ड द ग्रीवियस हर्ट, वो उसके सर में मार देता है, ग्रीवियस हर्ट कोज कर देता है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। राइट नाउ, अगर यहाँ पे ये एम जो है वो ग्रीवियस हर्ट के लिए तो लायबल है ही है, अबेटमेंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट के तो ले लायबल है ही है। ये जो डिफरेंट इफेक्ट कोज हो गया है, वो चाहता था ग्रीवियस हर्ट कोज हो, लेकिन उसे डेथ भी कोज हो गई है, उससे डिफरेंट इफेक्ट कोज हो गया है। तो अगर एम को पता था, नॉलेज थी कहीं ना कहीं कि दिस एक्ट वॉज लाइकली टू कोज दिस डिफरेंट इफेक्ट, देन ही इज लायबल। नॉलेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। A causes grievous hurt to B and due to which B dies. In this section, the consequence is different as the abater intended. Also, the knowledge factor is material in section 113. यहाँ पे knowledge factor है कि knowledge अगर उसको थी abater को कि that this different act is likely to happen, this likely to be caused, then he will be liable, right? सेक्शन 100 लाइबिलिटी ऑफ अबेटर की जब हम बात करते हैं, सेक्शन 111 में डिफरेंट एक्ट होती है, डिफरेंट एक्ट या डिफरेंट ऑफेंस आप कह लीजिए। सेक्शन 113 में डिफरेंट इफेक्ट कोज होता है। ठीक है, डिफरेंट का मतलब है कि जो आपने अबेट किया था उससे अलग, उससे हटके कोई एक्ट, कोई ऑफेंस आपने अबेटमेंट किया था मर्डर के लिए, वहाँ पे रेप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, अगर है तो अबेटर लायबल होगा उस डिफरेंट एक्ट के लिए भी। सेक्शन 113 में जो डिफरेंट इफेक्ट कोज हुआ है, आपने ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेटमेंट किया था, वहां पे उसने ग्रीवियस हर्ट कोज कर दिया, लेकिन उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, वो कोमा में चला जाता है, उसको कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस डिफरेंट इफेक्ट के लिए देखा जाएगा कि क्या नॉलेज थी उसको, अबेटर को। अगर नॉलेज थी कि इसकी वजह से ये भी हो सकता है, तो फिर सेक्शन 113 में वो लायबल होगा, उसको 113 में पनिशमेंट मिलेगी, 113 उस पर अप्लाई होगा। यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट है, यहाँ पे डिफरेंट एक्ट है, राइट। सो आज की क्लास में यही 2-3 टॉपिक्स मुझे आपको पढ़ाने थे। थोड़े से इंटरेस्टिंग तो ऑब्वियसली हैं ही हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कई बार कि यहाँ पे किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट कर दी जाती है। सेक्शन 114 स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में तो ऑब्वियसली आ ही सकता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 114 में कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्रिएट करी जाती है, लीगल फिक्शन बनता है। अबेटर ने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है, फिर भी उसके ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज करी जाती है, क्रिएट करी जाती है, लीगल फिक्शन क्रिएट करा जाता है कि इट शैल बी डीम्ड एज इफ ही हिमसेल्फ हैज कमिटेड द ऑफेंस बिकॉज ही वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, राइट। तो उसके ऊपर ये लीगल कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इम्पोज करी जाती है, राइट। तो अबेटमेंट में अभी सिर्फ एक चीज़ रह गई है, अबेटमेंट टू सुसाइड, सेक्शन 306। नेक्स्ट क्लास में हम अबेटमेंट टू सुसाइड करेंगे, सेक्शन 306, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1-2 बार आप खुद से करेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एंड गिव द राइट आंसर
टू ऑल द क्वेश्चंस जो भी अबेटमेंट से बनते हैं, इन सेक्शंस में से बनते हैं, आप बहुत इजीली आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स है या मेन है चाहे इंटरव्यू है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।